राजनीति का जो बंटवारा, इसको लिखने वाले लेखक हरिशंकर परसाई जी, ये निबंध हरिशंकर परसाई जी का है। इसमें इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले जो उथल पुथल है और जो षड्यंत्र है और वो जो दृष्टिकोण है, कुर्सी के प्रति मोह प्रेम है, कुर्सी को बचाने के लिए जैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं और किस प्रकार की मानसिकता को उपयोग किया जाता है, किस मानसिकता रखने वाले राजनेता कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, ये सारे विषयों को लेकर हरिशंकर परसाई जी ने बड़ा चुभता हुआ व्यंग किया है इस निबंध के अंतर्गत। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई और ये मध्य प्रदेश के ज़मानी में सन 1922 में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। नई दुनिया, कल्पना, सारिका आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से वे काम करते थे। अनेक कहानियाँ, निबंध लिखे, उनमें से हंसते हैं, रोते हैं, भूत के पाँव पीछे, रानी नागफनी की कहानी आदि प्रमुख है। परसाई जी व्यंग्यकार के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है। उनका निधन 10 अगस्त 55 में हुआ था। ये एक हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने व्यंग्यकार हैं। और व्यंग्य किसको कहते हैं आपको तो मालूम है। किसी भी कमजोरी को, समाज की या राजनीति की या किसी भी क्षेत्र की कमजोरी को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना, उसके प्रति व्यंग्य करना, उसका क्या कहते हैं, उसके ऊपर व्यंग्य कसना मीन्स उसके ऊपर जब बात कही जाती है तो आगे वाला व्यक्ति को ज़रा लेट समझ में आता है, लेकिन वो समझने के बाद उसको अंदर तक जाकर चुभती है बात, तो उसको व्यंग्य कसना कहते हैं। तो लेखक परसाई जी ने अपने रचनाओं में बहुत सारे व्यंग्य किए हैं। समाज के कुरीतियों के प्रति, अंधविश्वासों के प्रति, राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले उथल पतन और राजनीतिक जो हथकंडे हैं, ये सारे विषयों को उन्होंने उठा कर बताया है और उसका समाधान भी ढूंढने का प्रयास किया है, पाठकों पर भी इस बात को छोड़ा है। तो यहाँ पर ये जो पाठ आपके सामने सेकंड सेमेस्टर में, ये तीसरा पाठ मैं कहूँगा, तीसरा पाठ है आपका राजनीति का बंटवारा। हरिशंकर परसाई जी इस पाठ को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इस पाठ में एक प्रमुख कैरेक्टर है कि भैया जी इस पाठ के प्रमुख कैरेक्टर हैं और वो एक इलाके के बड़े राजनेता हैं और उन्होंने अपने आप को एक समाज सेवी के रूप में, एक बड़े राजनेता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यहाँ तक भी वो समझते हैं कि गांधी जी को जाति पिता की जो उपाधि मिल गई है, जाति पिता का जो नामकरण हो गया है, उसका तो हकदार मैं था, मुझे मिलना चाहिए था। इतना बड़ा नेता वो अपने आप को समझते हैं और उनकी जो मानसिक स्थिति है, किस तरह से वो सोचते और विचारते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे कैसे चाल को वो चलते हैं, वो बताया गया है। इसके द्वारा लेखक ये बताना चाहते हैं कि राजनेता किस प्रकार जनता के साथ खेलते हैं और किस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, वोट पाना और कुर्सी को बचाना। और जब तक वो राजनीति में अपने को बड़े पद पर रखेंगे, तब तक उनके जितने भी नंबर 2 के धंधे रहेंगे ना, वो नंबर 2 के धंधे पूरे चलते रहेंगे। तो अपने नंबर 2 धंधे को, ब्लैकमेल व्यापार को वो सुरक्षित रखने के लिए राजनीति के क्षेत्र में अपना पंजा जमा कर रखना चाहते हैं। इस बात को लेखक हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पर हमें प्रस्तुत किया है। देखिए, प्रस्तुत पाठ राजनीतिक बंटवारा में परसाई ने तत्कालीन समाज में व्याप्त राजनीति पर व्यंग्य किया है। नगर निगम के चुनाव होने वाले थे और समस्या यह थी कि किस पार्टी के हाथ में निगम जाता है, इस बात को लेकर जनता में एक टेंशन फैला हुआ था। नगर निगम के चुनाव आ गए थे, म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शंस आ गए थे। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस बात को लेकर अब चर्चाएं हो रही थी। वोट मांगने के लिए सब लोग घरों की तरफ निकले हुए थे, जनता की तरफ। और इसमें सेठ जी का परिवार कई
करोड़ वाले हैं, सब देशभक्त हैं, वे गांधी जी से नाराज़ हैं। वे गांधी जी से नाराज़ है। वे राष्ट्रपिता बनना चाहते थे, पर गांधी जी ने उन्हें नहीं बनने दिया। अब देखिए, सेठ जी का एक परिवार है उस इलाके में, और वो परिवार में घर के सारे लोग देशभक्त हैं। परसाई जी व्यंग्यात्मक ढंग से कह रहे हैं, वो सारे के सारे देशभक्त हैं, और वो कैसे देशभक्त हैं हम आगे देखेंगे। और वो परिवार वाले गांधी जी से नाराज़ है। वो इसलिए नाराज़ है क्योंकि गांधी जी जो है वो उनके परिवार के जो मुखिया है उनको राष्ट्रपिता बनने से रोक दिया है। वो खुद राष्ट्रपिता बन गए हैं, जबकि राष्ट्रपिता बनने के हकदार तो ये थे, भैया जी थे। तो इसीलिए वो गांधी जी से नाराज़ है थोड़ा। तो इस प्रकार की वो फैमिली की जो मानसिकता है वो देखेंगे हम आगे कि उनकी देशभक्ति कितनी सफल देशभक्ति है और पक्की देशभक्ति है। कई एजेंसियां परिवार ने ले रखी है। अब वो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सारे लोग मिलकर कई एजेंसियां, कई कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए थे। कई चीज़ों को बेचने की एजेंसियां भी लिए थे और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिए थे, जिसमें करोड़ों का पैसा आना जाना होता है, इधर उधर होता है। तो कई चीज़ों के स्टॉकिस्ट हैं, और बहुत सारे चीज़ मार्केट में जितने भी उपयोगी वस्तुएं होती हैं, रोज़ की उपयोगी वस्तुएं, ऐसे वस्तुओं को उन्होंने स्टॉक कर रखा था, और समय आने पर बेचने के लिए उसे उन्होंने स्टॉक करा था। रेट के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे। इस प्रकार के ये जो गैर कानूनी काम है वो सारे उस घर वाले करते थे, और वो देश के बहुत बड़े भक्त हैं। इस कारण देशभक्ति और बढ़ गई है। अब ये सारे काम करने के कारण उनके भीतर देशभक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर 2 धंधे वो कर रहे हैं, वो नंबर 2 धंधों को अपने आप से जो है बचाए रखने के लिए, फिर कानून से बचाए रखने के लिए, ये सारे काम जो है अपने जो नंबर 2 के हैं वो छुपाए रखने के लिए वो देशभक्ति का ये ओढ़ लिए थे, क्या कहते हैं, कपड़ा ओढ़ लिए थे। देशभक्ति का एक ढोंग ओढ़ लिए थे वो, और यह नैतिकता है। चुंगी चोरी, अब देखिए उनके जो काम थे, उनके जो धंधे थे, उसको यहाँ पर परसाई जी गिरा रहे हैं। किसके? ये भैया जी के। कैरेक्टर का जो नाम है वो भैया जी है। मेन कैरेक्टर इसमें जो है वो भैया जी है, और भैया जी के बेटे हैं। और उस फैमिली में वो जितने भी बेटे और भैया जी हैं, ये सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ धंधे में, काम में बने हुए हैं, और वो धंधा, वो काम ज़्यादा से ज़्यादा गैर कानूनी है। तो वो गैर कानूनी कामों को छुपाने के लिए राजनीतिक तौर पे वो अपना अस्तित्व बनाना चाहते थे और कुर्सी को पाना चाहते थे। नगर निगम के चुनाव यानी म्यूनसिपैलिटी के चुनाव आ गए। अब वो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में इलेक्शन में कौन जीतेगा, इसको लेकर परेशानी हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, चुंगी चोरी, स्टॉक दबाना, मुनाफाखोरी करना, ब्लैक से देश का माल बेचना, ये देशभक्त ने बलिदान मंदिर बनाकर काफ़ी चंदा खा गए। अब ये उनके जो काम थे वो यहाँ पर गिनाए गए हैं। उनके कामों में देखिए, चुंगी चोरी करना और स्टॉक दबाना, मुनाफाखोरी करना। कोई भी धंधा करे तो उसमें मुनाफा लेना, इसको ब्रोकरेज कहते हैं। फिर उसके बाद ब्लैक से देश का माल बेचना, चोरी से ब्लैक से देश का माल बेचना, और देश का जो भी माल है उसको बेच देना। सरकारी माल जो उनके हाथों में आता है उसको बेच देना। इस प्रकार के काम वो करते थे, और अपने आप को देश का बहुत बड़ा भक्त मानते थे, और बताते थे कि वो देश के भक्त हैं। वे देशभक्त ने बलिदान मंदिर बनाने का काफ़ी चंदा खा गए, और उन्होंने एक मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया, और वो चंदा मंदिर के लिए उन्होंने जमा किया था, उसमें कुछ परसेंटेज वो खा गए। मंदिर बनाने का पैसा भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। और लोग शक करें तो भैया जी ने कहा कि हर धंधे में कमीशन मिलता है।
शहीदों ने खून दिया है, तो मैंने यदि चंदे में से कमीशन नहीं खाया तो स्वर्ग में शहीदों की आत्मा को कैसे कष्ट होगा। वे तो मर गए, मैं जीवित हूँ, अमर शहीद तो मैं ही हुआ ना, वे तो अमर शहीद नहीं हुए। तो देखिए भैया जी का यह कहना है कि मंदिर के पैसे जब जमा कर लिए गए तो वो मंदिर के पैसों में से कुछ पैसे हड़प लिए, खा लिए। खाने के बाद जब जनता ने शक किया हड़प लेने का, उनसे प्रश्न किए गए तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अमर शहीद हूँ। देश की आज़ादी के लिए जितने भी लोग मरे हैं वो लोग स्वर्ग में हैं, शहीद हैं, और वो शहीदों की आत्मा को शांति उसी वक्त मिलती है जब हमारे जैसे देशभक्त इस प्रकार के कमीशन को खाकर निश्चिंत और विलासमय जीवन बिताते हैं। तो अमर शहीदों को, वो जो शहीद देश के लिए हुए हैं, खून दिए हैं, उनकी आत्मा को शांति होती है। अब मैंने जो पैसा इकट्ठा किया है, मेहनत किया, परिश्रम किया है, तो उसमें से थोड़ा परसेंटेज ले लिया है, तो क्या गलती किया है? मैं तो देशभक्त हूँ ना। देशभक्त को कमीशन खाने का हक है। जो शहीद देश के लिए मरे हैं वो अगर मैं इस तरह से कमीशन नहीं खाऊंगा तो उनकी आत्मा को तकलीफ़ होगी, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलती है? उनकी आत्मा को शांति मिले इसीलिए मैं ये कमीशन खाया हूँ। इस प्रकार की क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी को जनता के सम्मुख वो रखते हैं, यानी कमीशन खाना देशभक्ति बताते हैं। जो चंदा वसूल किए हैं उस चंदे को खा जाना भी वो देशभक्ति बताते हैं। इस प्रकार की उनकी मेंटालिटी को सोसाइटी पर थोपते हैं। अमर शहीद तो मैं ही हुआ, वो अपने आप को अमर शहीद कहते हैं, क्योंकि वो लोग जो देश के लिए लड़े वो मर गए हैं और मैं जिंदा हूँ, मैं ही अमर शहीद हूँ। ऐसा उन्होंने जनता के सम्मुख अपनी बात को रखा। राष्ट्रीय समस्या पर पूरा परिवार विचार कर रहा है। भैया जी बड़े होशियार हैं और आखिरी बार जेल जाते समय छोटे भाई से कहा कि 10,000 रुपया अंग्रेज़ कलेक्टर को ब्रिटिश वार फंड में दे देना, लड़ाई ख़त्म होकर स्वराज जी मिल जाए तो मैं बन जाऊंगा और अंग्रेज़ रहे तो तुम। यदि नगर निगम कांग्रेस के हाथ में आया तो मैं तो हूँ ही। उनका एक भतीजा पढ़ा लिखा जवान था, एमए करके शोध कर रहा था। तो देखिए अब राष्ट्रीय समस्या के जैसा ये लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो नगर निगम का चुनाव है उनके लिए, उनके घर वालों के लिए ये एक राष्ट्रीय समस्या है, जबकि उनके घर की समस्या थी, ये राष्ट्र की समस्या नहीं थी। लेकिन इन्होंने इतना इस पर ध्यान दिया कि कोई देशभक्त राष्ट्रीय समस्या पर ध्यान देता है। अब जैसे कोविड-19 है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है ना। और राष्ट्रीय समस्या ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है, पूरी दुनिया की समस्या है, विश्व की समस्या है। तो उस पर बहुत सारे चर्चाएं, गोष्ठियाँ, फिर विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से जो है ना उसका विश्लेषण हो रहा है। हर प्रकार से जो है ना जनता परेशान है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। तो ये जो है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जब होती है तो इस तरह से गंभीरता से चर्चा होती है। अब यहाँ पर जो नगर निगम का चुनाव है ये उनके घर का अपना एक प्रॉब्लम है, उनकी घर की समस्या है, लेकिन उन्होंने इस ढंग से उसे देखा कि मानो ये कोई हमारे देश की समस्या है, देश को बचाने की समस्या है। इस प्रकार से वो मीटिंग बुलाए, सारे घर के सदस्य जमा हुए, सब अपने अपने मत और विचार व्यक्त करने लगे। भैया जी ये कह रहे हैं कि यनके न प्रके किसी भी हालत में हमें ये कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहिए। नगर निगम की जो कुर्सी है, जो चेयरमैन की कुर्सी है, उस कुर्सी पर हमें जीतना ही है, वोटों को पाना ही है। किसी भी प्रकार से हम प्रयास करेंगे, हम इस कुर्सी को अपने हाथ में ले लेंगे। अन्यथा ये कुर्सी अगर हमारे हाथ से गई तो हमारा जो भी नंबर 2 धंधा है, हमारे जितने भी कुकर्म हैं, वो सारों पर प्रतिबंध लग जाएगा, फिर हमारा धंधा डब हो जाएगा। तो अब उन्होंने देखिए ये कहा अपने एक बेटे से कि तुम कलेक्टर को जाकर 10,000 रुपये चंदा दे देना। ब्रिटिश का काल था, अभी आज़ादी नहीं मिली थी, और उन्होंने कहा वार फंड में अपना ये चंदा लिखा देना। वार फंड में अपना चंदा लिखा देना। अगर यहाँ पर वो रहे
तो तुम कुर्सी को पालोगे और तुम्हें वो लोग फेवर करेंगे क्योंकि तुम 10,000 रुपये चंदा दे चुके हो, तो तुम्हें जो है सीट मिलने की, म्यूनसिपाल्टी की सीट मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। अगर वो चले गए, हमको आज़ादी मिल गई, तो मैं तो हूँ ही, कांग्रेस पार्टी मुझे फेवर करेगी और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस कुर्सी पर बैठ जाऊँगा। और उन्होंने अपने जितने भी लड़के हैं उन लड़कों को सारे सुझाव दिए, राजनीतिक दावपेंच सिखाए कि कुर्सी को कैसा हथियाया जाता है। देखिए, जवान था, उनका एक भतीजा जवान था, उनके भाई का बेटा, भैया जी के भाई का बेटा था, वो एमए करके शोध कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। उसने भैया जी के बात को बीच में ही रोक दिया, कहा कि ऐसा अगर ना हुआ तो ऐसा अगर ना हुआ, हर बात को वो काटता जा रहा था और वो सचेत वाणी में बात कर रहा था, होशियार होकर बात कर रहा था, वो पढ़ा लिखा था। तो ये भैया जी को भारा नहीं था, वो उसको गुस्से से देख रहे थे अपने भतीजे को। देखिए, वहाँ पूछने लगा कि जेल में ये क्लास के मज़े ही मज़े हैं, ये क्लास वालों ने कई किताबें लिखी, अपने भी हज़ारों पृष्ठ लिखे थे, आपने भी हज़ारों पृष्ठ लिखे थे। लोग कहते हैं कि यह सब आपने नहीं लिखा, किसी से लिखवाया गया है। परिवार में विद्रोही माने जाने वाला यह भतीजा है, कहता है कि मैं इन धन और प्रतिष्ठा के मलबे के नीचे दबकर नहीं मरूंगा, मैं शोध करके नौकरी करूंगा। भैया जी बोल रहे हैं कि यदि कांग्रेस का कब्ज़ा निगम पर हो गया तो भी उसी मार्ग पर चलेगा। यदि कांग्रेस का कब्ज़ा निगम पर हो गया तो भी उसी मार्ग पर चलेगा। बड़े भतीजे ने पूछा कि अगर जनसंघ का कब्ज़ा हो गया तो भैया जी ने कहा कि जनसंघ और उनकी पड़ जाती है, उनकी निगम हो गई तो वे दिन में ही ट्रैक बदला देंगे। तो उनका जो भतीजा था, वो भतीजा पढ़ा लिखा शोध कर रहा था, वो बहुत चालाक था, वो जागरूक था, सचेत था। उसने प्रश्न किया अपने ताऊ से, कहा कि ये जेल में जो लोग रहकर लिखते हैं ना, बहुत सारे किताबें लिखते हैं ना, ये हमको मालूम हुआ ये खाली बेकार का जो है नाम लेते हैं, श्रेय लेते हैं, वहाँ बैठकर ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। और तुमने भी वहाँ पर बैठकर हज़ारों से पेज लिखे हैं, और क्या ये तुम ही लिखे हैं या नहीं तो किसी और से लिखाए हैं? और उसने कहा कि ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए राजनेता जेल में गए और जेल में बैठकर जो है अपने नाम पे दूसरों की किताबों के, उनके जो हाथ के नीचे चेले होते हैं ना, वो चेले उनको लिख कर देते हैं और इनका नाम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ही डुप्लीकेट ऑथर बहुत सारे हैं, जेल में बैठकर लिखने का नाटक करते हैं। इस तरह वो उनका भतीजा जो है अपने ताऊ जी को बोला कि आप भी जेल गए थे और वहाँ पर लिखे थे हज़ारों पेज, क्या ये आप ही लिखे थे? इस प्रकार का प्रश्न करता है तो उन्हें गुस्सा आता है, अपने भतीजे की तरफ गुस्से से देखते हैं। और भैया जी आगे कहते हैं कि धन प्रतिष्ठा के मलबे के नीचे ये उनका भतीजा जो है रहना नहीं चाहता है, उनकी इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता है, और वो तो चाहता है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़े, शोध कर वो एक नौकरी करना चाहता है। और इस तरह की, इसलिए वो अपने ताऊ जी से बात कर रहा है, भैया जी से बात कर रहा है, उनकी बातों को काट रहा है। अब आगे देखिए, भैया जी कहते हैं कि यदि कांग्रेस का कब्ज़ा हो गया निगम पर तो उसी मार्ग पर वो चलेंगे, अपने को कोई चिंता की बात नहीं है, सारे काम अपने हाथ में ही रहेंगे। और हमारा जो नंबर 2 धंधा है पूरा होगा, ब्लैक मार्केटिंग और स्टॉक रखना, फिर उसके बाद चोरी चुंगी करना और सरकारी माल को जो है चोरी से बेच लेना। इस प्रकार के बहुत सारे उनके धंधे थे। और वो कहते हैं कि हमारा कब्ज़ा अगर कांग्रेस का हो गया तो हमको चिंता की बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बड़े भतीजे ने पूछा, क्या पूछा? अगर जनसंघ का कब्ज़ा हो गया तो? जनसंघ की बात हुई। जनसंघ की एक पार्टी है, कांग्रेस और जनसंघ। जनसंघ पार्टी का कब्ज़ा हो गया तो फिर भैया जी बोले कि उनसे तो हमारी बहुत अच्छी पड़ती है, उनसे हमारी बहुत अच्छी पड़ती है और हम तो दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। अब अगर जनसंघ वाले अगर आ गए तो हमारे तो अब रात में भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रकों को हम दिन में ही लेकर जाएंगे, हमको कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? यानी
वो जो कांग्रेस से ज़्यादा जनसंघ से दोस्ती रखने वाले थे और टिकट कांग्रेस से लेते थे, जनसंघ में उनके दोस्त थे। जनसंघ का अगर कब्जा हो गया तो कहते हैं कि सारे जितने भी नंबर 2 धंधे हैं वो दिन में ही करेंगे, रात की भी ज़रूरत नहीं है, हमको कोई पकड़ने वाला ही नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उनकी निगम हो गई तो वे दिन में ही ट्रक बदला देंगे। युवक भतीजे ने पूछा कि कहीं कम्युनिस्ट जोड़ तोड़ करके निगम पर हावी हो गए तो? भैया जी गुस्से में बोले कि लोगों को जेल भेज दूंगा, गांधी मार्ग विराट मार्ग है, ये कम्युनिस्ट देशद्रोही है। लड़का चुप नहीं रहा। अगर ये कम्युनिस्ट जब रूस, लोकोस्लाविया, क्यूबा में देशद्रोही नहीं है तो अपने देश में ही देशद्रोही कैसे? भैया जी बर्दाश्त नहीं कर सके, लड़के को डांटे, गुस्सा कर। देखिए भैया जी ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा उन्होंने कि अगर जनसंघ की पार्टी भी आ गई तो हमको कोई चिंता की बात नहीं है, तो दिन में ही अपना धंधा चलाएंगे। तो इस बात से ये बात स्पष्ट हो रही है कि पार्टी कौन सी भी होने दीजिए, नेता जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ में होते हैं। पार्टी का झंडा लेना और पार्टी की स्ट्रेटजी को और मैनिफेस्टो को, एजेंडे को जनता के सम्मुख रखना, ये जनता से खेलना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है। ऐसी बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। जनता को बेवकूफ़ बनाकर ये जितने भी समाज के ठेकेदार हैं, पूंजीपति लोग हैं, धनवान लोग हैं, राजनेता हैं, ये आप वोट को हथियाने के बाद, कुर्सी को अपनाने के बाद जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि सारे लोग एक ही होते हैं, सारे लोग एक ही होते हैं, लेकिन बनता है जनता ही बेवकूफ़ होती है। ये बात यहाँ पर परसाई जी बताना चाहते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर जब बात हुई तो बात थोड़ी भिन्न थी। अब ये कांग्रेस की और जनसंघ की जो बात है वो दोनों को आपस में एक दूसरे के चट्टे बट्टे बताने का प्रयास किया गया है और कम्युनिस्ट को थोड़ा हटाकर बताने का प्रयास किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेते ही भैया जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि वो देशद्रोही पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी हमारे देश की रक्षा करने वाली पार्टी है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको जेल में डाल दूंगा, कोई नहीं आ सकते, वो कम्युनिस्ट पार्टी जीत ही नहीं सकती। इस प्रकार उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर गुस्से से कहा, जबकि उनका भतीजा इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था कि कम्युनिस्ट पार्टी देशद्रोही है। उसने उदाहरण प्रस्तुत किए कि क्यूबा में और रूस में, रूस की क्रांति जो हुई थी, रूस की क्रांति के पीछे भी ये कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ था, और क्यूबा में जो राजनीतिक ये है विकास है, यहाँ देशद्रोही नहीं समझी जाती है कम्युनिस्ट पार्टी, फिर हमारे देश में क्यों समझी जाएगी? तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाए, भड़ के गुस्से में आ गए। और जब हकीकत उनके सामने आई, उनके भतीजे ने जब सच्चाई को सामने रखा, सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई मीठी नहीं होती है, कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता। तो सच्चाई उसको कड़वी लगी, भैया जी को कड़वी लगी, और गुस्से से उन्होंने अपने भतीजे को खूब डांटा। सारी राष्ट्रीय समस्याएं उनके सामने आई। भैया जी चिंतन में लग गए, कुछ देर आंख बंद कर लिए, बाद में आंखें खोलकर सभी भाइयों भतीजों को एक एक पार्टी के सदस्य बन जाने की सलाह दी। परिवार ने संतोष की सांस ली। भैया जी खुशी से कहने लगे कि इसे कहते हैं राजनीतिक ज्ञान। अब अपने घर में सब पार्टियां हो गई, हमने सारी पार्टियों को तिजोरी में बंद कर लिया है। अब बहुत चर्चा होने लगी घर में, कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत कुछ चर्चा हो रही थी। मीटिंग बहुत गंभीर हो रही थी विषय को लेकर कि नगर निगम के चुनाव में जीत कैसे भी उन्हीं की हो, उन्हीं के घर को वो सीट मिले, तो उसके लिए सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। और इस संदर्भ में कुछ भी सूझ नहीं रहा था भैया जी को, सिचुएशंस कुछ बहुत गंभीर थे। और अपोजिट में जनसंघ की पार्टी भी थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, 2-3 और नेता लोग भी इन्हें टक्कर में खड़े हुए थे, और उन सब से टक्कर लेकर जीतना भैया जी के लिए एक चुनौती थी। सारे भतीजों और बेटों को बिठाकर उन्होंने, भाइयों को, बेटों को, भतीजों को बिठाकर उन्होंने मीटिंग की थी
बहुत बड़ी फैमिली उनकी थी, करोड़पति माने जाते थे उस शहर में, और उनकी टक्कर में कोई लगभग इस प्रकार का रोब रखने वाला नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वो अंत में आँख मूंझकर मानो गंभीर मुद्रावस्था में चले गए, खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उन्होंने आँख खोली और आशा विश्वास को जताया और बोले कि एक बहुत बढ़िया प्लान मेरे पास है, ये काम करते हैं। तो सारे के सारे जितने पार्टियां हैं वो सारे पार्टियों में हम अपने सदस्य को भेज देते हैं। तू कांग्रेस में चले जा, तू जनसंघ में चले जा, तू कम्युनिस्ट में चले जा, तू वो पार्टी में चले जा, तू ये पार्टी में चले जा। सारों को सारे पार्टी में भेजकर सारी पार्टी के टिकट दिलवा देते हैं और कहते हैं कि अब नगर निगम की कुर्सी हमारे पास है, क्योंकि हमने सारे राजनीतिक पार्टियों को अपने तिजोरी में बंद कर लिया है। तिजोरी में बंद कर लेना मीन्स अब पूरी राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों में अपने सदस्य को भेज दिए। तो वही घर के सदस्य कोई जनसंघ में है, कोई कांग्रेस में है, कोई कम्युनिस्ट में है। एक बड़ा भाई कांग्रेस में है तो छोटा भाई कम्युनिस्ट में है, तीसरा भाई जनसंघ में है और एक भाई एमआईएम में है। तो अब देखिए इस प्रकार के जितने भी पार्टियां हैं वो पार्टियों में वो अपने सदस्यों को भेज देकर और सारे पार्टियों को अपने तिजोरी में बंद करने का जो प्लान बनाया है, इस प्लान से जनता के सम्मुख क्या संदेश जाता है? यानी जनता बेवकूफ़ है। पार्टी का नाम एक ढकोसला है। राजनेता राजनीति में कुर्सी को बचाने के लिए और जनता की मानसिकता से खिलवाड़ करते हैं। जनता की जो टेस्ट है उस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए राजनेता जो है अपने भाषण देते हैं और अपने भाषण के द्वारा वोट खींचते हैं। यही जो है राजनीति है। कुर्सी को पाने के लिए जनता का जो है जनता के दिल और दिमाग से खेला जाता है, उनसे जनता से खेला जाता है, उनकी भावनाओं से खेला जाता है, उनकी फीलिंग्स से खेला जाता है। यही काम राजनेता का होता है। अब जबकि उन्हें वोट मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, तो बस कुर्सी में वो मस्त रहते हैं। विकास की बात तो बाजू रख देते हैं। हाँ, विद्या शिक्षा और क्या कहते हैं अस्पताल की बात नहीं आती है, नौकरियों की बात भी कोई करता नहीं है। और सारे के सारे जो है ना इसी प्रकार जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए राजनीति में आते हैं। ये बताना हरिशंकर परसाई जी का मुख्य उद्देश्य है। हरिशंकर परसाई जी इस लेख के द्वारा, इस निबंध के द्वारा राजनीति के क्षेत्र में जो होने वाले उथल पुथल है, चढ़ाव उतार है, और उसमें जो मानसिकता और मेंटालिटी होती है, दृष्टिकोण होता है, उसको यहाँ पर यथातथ रखने का प्रयास किया है भैया जी की फैमिली के द्वारा। भैया जी आखिर में कहते हैं कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि सारे पार्टियाँ हमारे पास हैं, हर पार्टी में हमारे घर के सदस्य है, फिर उन्हें ज़रा सुकून होता है। तो अब देखिए हर पार्टी अपना अपना एजेंडा लेकर जनता के सम्मुख आती है ना। कोई धर्म को सहारा बनाती है, कोई जात को सहारा बनाती है, तो कोई काले गोरे को सहारा बनाती है, तो कोई अलग अलग इशू को अपना अपना सहारा बनाकर, एजेंडा बनाकर वोट मांगती है। लेकिन भैया जी कहते हैं कि ऐसे अलग अलग एजेंडे वाले क्या एक घर में रह सकते हैं? भैया जी के अनुसार ये सारे एजेंडे वाले एक घर में रह सकते हैं, क्योंकि वो सारे एजेंडे ढकोसला है, सारे एजेंडे खाली दिखावा है, वोट पाने के लिए एक दिखावा है, ये बताना चाहते हैं भैया जी। यानी राजनीतिक जो क्षेत्र, आज राजनीति के क्षेत्र में जो मूल्यों का हनन हुआ है, ह्रास हुआ है, और जो राजनीतिक मूल्य किस तरह से कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसके प्रति हमारा ध्यान दिलाने की कोशिश परसाई जी ने की है। ये बहुत बढ़िया आजकल हमारे देश की जनता के लिए ये एक अच्छा संदेश है, क्योंकि हमारे देश की जनता में राजनीतिक रूप से चेतना आना बहुत ज़रूरी है। राजनीति के क्षेत्र में हमारी जनता में चेतना नहीं है। सामाजिक तौर पे हमने तरक्की कर ली है, बहुत सारे अंधविश्वासों पर हमने विजय पाया है, लेकिन आज भी भारतवासी राजनीति के क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है। वोट मांगने के लिए राजनेता जब उसके पास आता है तो बहुत जल्दी उसके सामने वो हार जाता है, क्योंकि वो बहुत नादान और कमज़ोर है। उसको सचेत करना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक क्षेत्र में चेतना बहुत ज़रूरी है।